चलिए आ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? उग्रवादी युग। उग्रवादी युग ना, उग्रवादी युग में बाल गंगाधर तिलक के विषय में बताए थे। उग्रवादी युग में बाल गंगाधर तिलक के विषय में बताए थे ना। आगे दो तीन और उग्रवादी नेताओं के विषय में जानना है। दो तीन और उग्रवादी नेताओं के विषय में जानना है, तो आइए देखते हैं, जानते हैं। तो ऑनलाइन बीच में क्लास हुआ था, ऑफलाइन नहीं हो रहा था, ऑनलाइन क्लास हुआ था ना। 2 रोज हुआ है, हाँ 2 रोज हुआ है। मंगलवार को हुआ था और बृहस्पतिवार को हुआ था। मंगलवार और बृहस्पतिवार को हुआ था। ठीक, किए थे ना आप लोग क्लास? चलिए ठीक है, आइएगा। तो उग्रवादी युग, इस कालखंड में जो भी घटनाएं हुई है उस विषय में जानेंगे। लेकिन इस कालखंड में जो भी घटना कांग्रेस के जिन नेताओं के वजह से हुआ है, सबसे पहले उस नेता को जान लेते हैं। कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं को हम लोग जान लेते हैं। कांग्रेस के जो उग्रवादी विचारधारा वाले नेता हैं, उसमें लाल बाल पाल का जिक्र आता है, अरविंद घोष का जिक्र आता है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब कांग्रेस के उग्रवादी नेता हुए। इसमें से बाल गंगाधर तिलक के विषय में लास्ट सेशन में हम आपको बताए हुए थे। बाल गंगाधर तिलक के विषय में लास्ट सेशन में हम आपको बताए हुए थे। अब आज के सेशन में हम लोग लाला लाजपत राय के विषय में जानते हैं, फिर अरविंद घोष, फिर बिपिन चंद्र पाल के विषय में भी हम लोग जानेंगे। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, देखिए लाला लाजपत राय का जन्मभूमि, लाला लाजपत राय का जन्मभूमि अगर देखा जाए तो लाला लाजपत राय का जन्मभूमि पंजाब है, और साथ ही साथ लाला लाजपत राय का कर्मभूमि भी पंजाब ही है। लाला लाजपत राय का जन्मभूमि पंजाब और कर्मभूमि पंजाब। लाला लाजपत राय का जन्म सन 1865 ईस्वी में, सन 1865 ईस्वी में लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। और लाला लाजपत राय कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में
इनका नाम आता है। शुरुआती दिनों में इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था, कांग्रेस का विरोध किया था शुरुआती दिनों में, और शुरू में ये कांग्रेस के सदस्य भी नहीं बने थे। और जब ये कांग्रेस के सदस्य नहीं बने थे तो कांग्रेस का विरोध और कांग्रेस की स्थापना का विरोध भी लाला लाजपत राय ने किया। कांग्रेस की स्थापना का विरोध भी लाला लाजपत राय ने किया, लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में लाला लाजपत राय ने यह बतलाया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। लेकिन बाद में जाकर कांग्रेस में शामिल हुए और इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया, और इन्होंने पंजाब के क्षेत्र से कई आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया था। आपको अगर स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस स्वदेशी आंदोलन का पंजाब के क्षेत्र से नेतृत्व लाला लाजपत राय ने ही किया था। और लाला लाजपत राय का एक स्टेटमेंट है कि मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। यह लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। देखिए हुआ क्या था, हुआ यह था 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन आयोग में 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य साइमन कमीशन आयोग में नहीं थे। और साइमन कमीशन आयोग के कई सारे कार्य थे। उसमें साइमन कमीशन आयोग का एक कार्य था कि भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर प्रारूप तैयार करना। भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर प्रारूप तैयार करने हेतु साइमन कमीशन आयोग काम करता है, और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस वजह से साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया गया। और साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध पूरे भारतवर्ष में हुआ, जिसमें लाहौर के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व, लाहौर के क्षेत्र में साइमन कमीशन आयोग के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। और लाहौर के क्षेत्र में साइमन कमीशन आयोग के आगमन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसी वजह से लाला लाजपत राय के ऊपर ब्रिटिश पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया था, और उस लाठी चार्ज में ही लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। अपने निधन से पहले ही लाला लाजपत राय ने यह कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला उनके अनुयायी भगत सिंह ने ले लिया। भगत सिंह भी पंजाब से ही बिलोंग करते थे। भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना अनुयायी माना करते थे। भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना गुरु माना करते थे, अपना गुरु माना करते थे, अपना आदर्श माना करते थे। और भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया। लाला लाजपत राय की हत्या में लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स का हाथ था, और सॉन्डर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की हत्या का बदला भगत सिंह ने लिया। लाला लाजपत राय के द्वारा कई सारी पत्र पत्रिकाएं, द पंजाबी, द पीपल, द वंदे मातरम, ये तमाम पत्र पत्रिका जो है आपको लाला लाजपत राय के द्वारा चलाए गए हैं। लाला लाजपत राय के बाद बिपिन चंद्र पाल है। बिपिन चंद्र पाल का संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से है। बंगाल प्रेसिडेंसी में बिपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। 1858 ईस्वी में हुआ था। और बिपिन चंद्र पाल को विशेष तौर पर जो है आपको स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था। और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के
उग्रवादी नेताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। लेकिन जब 1920 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू किए तो उस असहयोग आंदोलन से बिपिन चंद्र पाल सहमत नहीं थे और फिर बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और जैसे ही बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, बिपिन चंद्र पाल का राजनीतिक हैसियत भी लगभग समाप्त ही हो गया। और आगे चलकर 1932 ईस्वी में जो है बिपिन चंद्र पाल का निधन हो गया। इसके बाद आपको अरविंद घोष है। अरविंद घोष की अगर आप बात करेंगे तो अरविंद घोष का भी संबंध बंगाल प्रेसिडेंसी से ही था। 1878 ईस्वी में अरविंद घोष का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। अरविंद घोष के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से उग्रवाद की विचारधारा को क्रमबद्ध तरीका से चलाने का काम अरविंद घोष ने किया। और अलीपुर षड्यंत्र केस में आगे हम आपको जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बताएंगे तो वहां पर अलीपुर षड्यंत्र केस की चर्चा करेंगे। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को भी जेल जाना पड़ा था, लेकिन अरविंद घोष की तरफ से पैरवी चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास की पैरवी के वजह से ही अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस से बरी हो पाए थे। और फिर आगे चलकर अरविंद घोष पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम की स्थापना किए और फिर अपनी पत्रिका के माध्यम से भारत के लोगों को जागरूक करने का काम अरविंद घोष ने किया। और उनका निधन जो है आपको वर्ष 1950 ईस्वी में हो गया, 1950। और अरविंद घोष का ही मानना था राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु होती है, यह मानना था आपको अरविंद घोष का मानना था। ठीक है, तो नीचे से लिखिए। लिखिएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लिखिए। इनका जन्म वर्ष 1865 ईस्वी में पंजाब के लुधियाना में इनका जन्म वर्ष 1865 ईस्वी में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी या शेरे पंजाब, इन्हें पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से इन्हें पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है।
इन्होंने इन्होंने कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया। और कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। 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 इन्होंने पंजाब के क्षेत्र में इन्होंने पंजाब के क्षेत्र में इन्होंने पंजाब के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया लिखिए। इन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया। साइमन कमीशन आयोग के विरोध का नेतृत्व साइमन कमीशन आयोग के विरोध का नेतृत्व लाहौर के क्षेत्र में
साइमन कमीशन आयोग के विरोध का नेतृत्व लाहौर के क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने किया। इसलिए उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसलिए उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसलिए उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हुए। जिसमें वो बुरी तरह घायल हुए और उनका निधन 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गया। और उनका निधन 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गया। और उनका निधन 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गया। और उनका निधन 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गया। और उनका निधन 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो गया। फुल स्टॉप। लाला लाजपत राय ने ही कहा है कि लाला लाजपत राय ने ही कहा है कि मेरे सिर पर लाठी का किया गया। मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। फुल स्टॉप। अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। फुल स्टॉप। लाला लाजपत राय के द्वारा ही लाला लाजपत राय के द्वारा ही द वंदे मातरम लाला लाजपत राय के द्वारा ही द वंदे मातरम पंजाबी द पीपल लाला लाजपत राय के द्वारा ही द वंदे मातरम पंजाबी द पीपल नामक समाचार पत्र निकाला गया था। आगे हेडिंग मारिएगा बिपिन चंद्र पाल।
लिखिएगा। इनका जन्म 1858 ईस्वी में इनका जन्म 1858 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इन्होंने बंगाल के क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। हाँ है, तबीयत खराब हो गया है, ठीक है, उसको थोड़ा पानी पिलाइए हो। अच्छा, वोमिटिंग आ रहा है, कर दीजिए ना, कोई बात नहीं है, साफ करवा देंगे। अरे उसको पकड़ के ले जाइए, 2 लड़की बाहर ले जाइए, तो आराम से पकड़ लीजिए। अरे पकड़ लीजिए, ऐसे काहे कर रहे हैं? ऐसा थोड़े है कि आपका तबीयत नहीं खराब हो सकता, आपका भी तो हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। चलिए, लेकिन आप लोग में जानते हैं, लड़का को हम बोल रहे हैं, स्पेशल लड़का को बोल रहे हैं, लड़की लोग तो नए, लड़का को बोल रहे हैं। लड़का आप लोग में एकदम ये नहीं है, ठीक है, ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, ठीक है। मतलब अब उसका तबीयत खराब है, हम बोले 2 आदमी कोई पकड़ लीजिए, तो इधर हंस रहा है ये सब। यानी एकदम जो है पूरे निर्लजे पतित है ना, मतलब एकदम कुछ है ये नहीं है, समझे? क्या कहा जाए आप। लिखिए, अरे कम से कम दूसरे पर हंसने से पहले जो है ना, एक बार स्वयं सोच लीजिए कि अगर आपके साथ होगा तो आप पे कोई हंसेगा तो कितना अच्छा लगेगा। एकदम निर्लज सब है। लिखिए, नेतृत्व प्रदान किया, फुल स्टॉप। महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उससे
बिपिन चंद्र पाल सहमत नहीं थे। उससे बिपिन चंद्र पाल सहमत नहीं थे, जिस कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। 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 फुल स्टॉप। जिस कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। फुल स्टॉप। 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 1932 ईस्वी में इनका निधन हो गया। चलिए आगे हेडिंग मारिए, श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष, आगे हेडिंग मारिएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष। लिखिएगा। इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में हुआ था। फुल स्टॉप। 1872 ईस्वी में हुआ था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अलीपुर षड्यंत्र केस में दो पंखा चलिए रहा है। इन्वर्टर का कनेक्शन है वो दोनों पंखा से, इसका मतलब है। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का भी नाम आया था। अरविंद घोष का भी नाम आया था। लेकिन सी आर दास, चितरंजन दास, लेकिन सी आर दास, दास, लेकिन सी आर दास की पैरवी लेकिन सी आर दास की पैरवी के कारण ही अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष बच पाए थे।
इन्होंने इन्होंने पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम, इन्होंने पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम, इन्होंने पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम इन्होंने पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम को बसाया। इन्होंने पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम को बसाया। पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम को बसाया। इन्होंने इन्होंने द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इन्होंने द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इन्होंने द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक समाचार पत्र इन्होंने द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक समाचार पत्र के माध्यम से उग्रवाद की विचारधारा का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया। 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 फुल स्टॉप। इन्होंने लाइफ डिवाइन इन्होंने लाइफ डिवाइन कोमा सावित्री इन्होंने लाइफ डिवाइन कोमा सावित्री जैसे पुस्तकों की भी रचना किया है। फुल स्टॉप। वर्ष 1950 ईस्वी में इनका निधन हो गया। चलिए अब आगे आइए। देखिए
जो उग्रवादी काल है 1905 से 1907, जो उग्रवादी काल है 1905 से 1907, 1905 से 1917, हाँ सॉरी 1905 से 1917, जो उग्रवादी कालखंड है 1905 से 1917। अब हम लोग इस अवधि के दौरान जो तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं को एक एक करके हम लोग जानेंगे, और इस अवधि के दौरान घटित होने वाली पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है आपको बंगाल का विभाजन। तो अब हम लोग सबसे पहले उग्रवादी युग के अंतर्गत बंगाल विभाजन को पढ़ेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन। हेडिंग मार लीजिए, आइए लेक्चर समझते हैं। क्लास चल रहा है ना जी? तुम फोन रिसीव करो तो जी, बहुत क्लास चल रहा है ना? एक बार में 2 काम कर सकता है? होता है तुमको करने? लो फोन रिसीव करो तो। चलिए आइए देखिए, भारत में तो और भी कई सारे प्रांत थे, लेकिन बंगाल का ही विभाजन क्यों हुआ? बंगाल विभाजन को समझने से पहले एक बात आप जानिए, बंगाल का विभाजन हुआ है वर्ष 1905 में। बंगाल का विभाजन अगर देखा जाए तो बंगाल का विभाजन हुआ है वर्ष 1905 में। तो वर्ष 1905 का जो ईस्वी है वह बंगाल विभाजन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। वर्ष 1905 का जो ईस्वी है वह बंगाल विभाजन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। रेलवे का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, वर्ष 1905 ईस्वी के प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो जो प्रश्न पूछा है उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका उत्तर होता बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। ठीक है, अब देखिएगा आप कि आखिरकार बंगाल का विभाजन ही क्यों हुआ। बंगाल विभाजन के कई सारे कारण थे। एक तो यह कारण था कि उस समय का जो बंगाल था ना बहुत बड़ा था। उस समय के बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो बहुत बड़ा था उस समय का बंगाल। उस समय के बंगाल में आज का बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये तमाम क्षेत्र आया करता था उस समय के बंगाल में। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय के बंगाल के यथा स्थिति का अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि उस समय के बंगाल में आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये तमाम क्षेत्र आया करता था। उस समय के भारत में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था। उस समय के भारत में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आधार पर बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, जिस वजह से बंगाल में प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न हुआ करता था। प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न हुआ करता था। जग जाइए, मत सोइए, मत सोइए। सोने नहीं ना आए हैं कि सोने ही आए हैं? सोने तो नहीं आए हैं क्लास। जग जाइए, जगे रहिए, थोड़ा अच्छे से बैठिए, परेशान टेंशन नहीं लेना है। जीवन में इससे बहुत कुछ होते रहता है, ठीक है।
क्लास आए पढ़ने के लिए, पढ़िए आराम से। चलिए आइए अब समझिए, इधर बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट होइए, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ देखिए, बंगाल बड़ा भूभाग था, जनसंख्या काफी ज्यादा था, प्रशासनिक असुविधा हुआ करता था। प्रशासनिक असुविधा हुआ करता था मतलब सही ढंग से बंगाल में शासन प्रशासन चलाया जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सही ढंग से बंगाल में शासन प्रशासन चलाया जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। सही ढंग से बंगाल में शासन प्रशासन चलाया जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। चलाया जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बंगाल में सही ढंग से शासन प्रशासन चलाया जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एक तो ये रीजन था बंगाल विभाजन का। दूसरी बात आप याद कीजिए, कांग्रेस की स्थापना से पहले जो कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, उन राजनीतिक संगठनों में एक राजनीतिक संगठन ऐसा स्थापित हुआ था जिसका काम था बंगाल में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना, और उस संगठन का नाम था इंडियन लीग। इंडियन लीग जो बाद में जाकर कहलाया इंडियन एसोसिएशन। उस संगठन का काम था बंगाल में राष्ट्रवाद को जन्म देना, और उस संगठन ने बंगाल में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जिस वजह से भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा था बंगाल। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा था बंगाल। इसका मतलब क्या है? भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा था बंगाल। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा था बंगाल। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब और इसका अर्थ यही है कि भारत की आजादी के लिए जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे ना, उस स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा नेता जो उभर कर सामने आ रहे थे, सबसे ज्यादा नेता जो उभर कर सामने आ रहे थे, वो बंगाल से उभर कर सामने आ रहे थे। सबसे ज्यादा नेता जो उभर कर सामने आ रहे थे, वो बंगाल से उभर कर सामने आ रहे थे। तो बंगाल में राष्ट्रवाद का विकास हो गया था। बंगाल के लोगों के समझ में यह बात आ गया था कि अंग्रेज हम भारतीयों का शोषण कर रहा है। इस शोषण से बचने के लिए अंग्रेजों को भारत से बाहर करना होगा, उसके लिए आंदोलनरत हमें होना पड़ेगा। और फिर आपको बंगाल राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र था। मेन रीजन जानते हैं? मेन रीजन यह था कि बंगाल जो राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, बंगाल के लोग, बंगाल के राजनेता अंग्रेजों के आंखों में चुभने लगे थे, और अंग्रेजों को लगने लगा था कि अगर बंगाल में हिंदू और मुसलमानों की एकता को भंग नहीं करेंगे तो बंगाल के लोग ही अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देगा। तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी, फूट डालो और राज करो की नीति थी। अंग्रेजों की नीतियां फूट डालो और राज करो की नीति थी। तो अंग्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को क्रियान्वित करने को लेकर बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया, धर्म के आधार पर किया। बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया, धर्म के आधार पर किया। जैसे एक होता है हाथी का खाने वाला दांत और एक होता है हाथी का दिखाने वाला दांत। जैसे विद्यार्थी में भी एक होता है कि रूम बंद करके ईमानदारी से पढ़ने वाला विद्यार्थी, और एक होता है दिखा करके सामने वाले को दिखाना कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहा।
तो अंग्रेज घोषणा यह किया कि प्रशासनिक असुविधा के वजह से, प्रशासनिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया जाएगा। मतलब इस तरीका से बंगाल का विभाजन किया जाएगा ताकि बंगाल में शासन प्रशासन सही ढंग से चलाई जा सके। घोषणा तो अंग्रेजों ने यह किया, कि बंगाल का विभाजन हम प्रशासनिक आधार पर करेंगे। लेकिन जब बंगाल का विभाजन होने लगा तो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आधार पर किया। मतलब बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर किया। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के आधार पर किया। संप्रदाय मतलब धर्म मतलब हिंदू मुसलमान के आधार पर बंगाल का विभाजन किया। बंगाल को दो भागों में बांटा गया। बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो बंगाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की हम बात करें, तो जो पूर्वी बंगाल है, यह मुस्लिम बहुल इलाका था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया। और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका, इसकी राजधानी कोलकाता को बनाया गया। तो बंगाल को दो भागों में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो देखिए अंग्रेज कह क्या रहा है। अंग्रेज कहा यह कि प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया हिंदू मुस्लिम के आधार पर, अर्थात सांप्रदायिक आधार पर। और जब बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने सांप्रदायिक आधार पर किया तो इस बात को कांग्रेस अच्छे से समझ गया। और फिर बिहार के कांग्रेसी जनों ने यह मांग किया कि बंगाल का विभाजन जो पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल के आधार पर हुआ है, यह सही नहीं है, बल्कि बंगाल का विभाजन कर एक नया प्रांत बिहार का गठन हो। यह कांग्रेसियों की मांग थी। लेकिन कांग्रेसियों के इस मांग को नहीं माना गया, बल्कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के आधार पर बंगाल का विभाजन किया। और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर थे। भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड्रयू फ्रेजर। और बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने ही किया था 19 जुलाई 1905 को। लेकिन कुछ किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उस किताब में मिलेगा बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। लेकिन बंगाल विभाजन की घोषणा बेसिकली 19 जुलाई 1905 को हुआ है, लेकिन कुछ स्रोत में 20 जुलाई भी देखने को मिलता है। याद रखना है 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद कांग्रेस चीजों को समझ गया और फिर कांग्रेस ने यथाशीघ्र कोलकाता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को बुलाया गया।
7 अगस्त 1905 को बुलाया गया, 7 अगस्त 1905 को बुलाया गया। और इसी बैठक में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन करेंगे, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन हुए, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन हुए, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। और स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य था बंगाल विभाजन को रद्द करना। स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य था बंगाल विभाजन को रद्द करना। बंगाल विभाजन को रद्द करना स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य था। तो स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य था बंगाल विभाजन को रद्द करना, बंगाल विभाजन को रद्द करना। और यही वजह है कि स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग, बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब बंगाल विभाजन को रद्द करना यानी समाप्त करना। तो स्वदेशी आंदोलन को ही बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। कांग्रेस को यह लगा कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस ले लेगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने के बावजूद भी बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस नहीं लिया और फाइनली बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। फाइनली बंगाल विभाजन अगर लागू देखा जाए तो बंगाल विभाजन लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल के लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया, शोक दिवस के रूप में मनाया। और कहा जाता है कि इस तिथि को 16 अक्टूबर 1905 की तिथि को बंगाल के लोग, चाहे पूर्वी बंगाल हो या पश्चिमी बंगाल हो, बंगाल के लोग सड़कों पर निकले, गंगा नदी में स्नान किए और पूर्वी बंगाल के लोग पश्चिमी बंगाल के लोगों के हाथ पर राखी बांधा और पश्चिमी बंगाल के लोग पूर्वी बंगाल के लोगों के हाथ पर राखी बांधा, पूर्वी बंगाल के लोगों के हाथ पर राखी बांधा। और इसके जरिए एकता का संदेश दिया। मतलब हम बंगालवासी एक हैं, एकता का संदेश दिया। और जब लोग सड़क पर उतरे तो इस अवधि के दौरान सड़क पर लोगों ने अनेकों नारा लगाया। हमें विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम, ये सभी नारे बंगाल की सड़कों पर गूंजा था। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जितने भी नारे लगाए गए थे उन सभी नारों में अगर देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय नारा वंदे मातरम बना था। सबसे लोकप्रिय नारा बना था वंदे मातरम, सबसे लोकप्रिय नारा बना था वंदे मातरम। बात समझे? क्लियर है? तो ये है, यहां तक पहले चीजों को लिखिए। और बांग्लादेश में कुछ हुआ है पता है? हाँ, क्या हुआ है पता है? देखिए, कुछ मुद्दा पता है, कुछ मुद्दा बड़ी सेंसिटिव होता है। जैसे आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट SC ST आरक्षण को लेकर के उसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। और आरक्षण बड़ी सेंसिटिव मुद्दा है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर ही पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन चल रहा था, छात्र आंदोलन चल रहा था, छात्रों का आंदोलन चल रहा था। और जो छात्र आंदोलन था, उस आंदोलन
को वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना नजरअंदाज कर दी। लेकिन जब छात्र आंदोलन थोड़ा ज्यादा व्यापक और उग्र हुआ तो उस आंदोलन को कठोरतापूर्वक शेख हसीना ने दबाने का प्रयास की और शेख हसीना एक डिक्टेटर की भांति लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने का काम की। बांग्लादेश में कई दिनों तक कर्फ्यू लागू रहे और फिर जिस आरक्षण को समाप्त करने की बात छात्र कर रहे थे, उस आरक्षण को बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट समाप्त भी कर दिया। लेकिन शेख हसीना डिक्टेटर के जैसा शासन कर रही थी और जो छात्र आंदोलन कर रहे थे ना, उसे शेख हसीना आतंकवादी कह रही थी, अराजक कह रही थी, पाकिस्तान परस्त कह रही थी। तो इस बात से वहां के छात्र बहुत ज्यादा नाराज थे, वहां के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे और फिर छात्र संगठन ने निर्णय लिया कि एक सूत्री मांग सरकार के समक्ष रखेंगे और वह एक सूत्री मांग में सरकार के समक्ष यह मांग रखा छात्र संगठन कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। और अंततः उग्र छात्र आंदोलन और देश की सैन्य व्यवस्था और अंतिम में हुआ कि सेना भी आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। और बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा था उसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, निर्दोष लोग मारे गए हैं, आम जनता मारा गया, छात्र मारा गया है। तो जो है आपको आंदोलन इतना उग्र हो गया, आंदोलन इतना हिंसक हो गया और सेना भी छात्रों पर गोली चलाने से मना कर दिया। फाइनली शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा और इतना ही नहीं बल्कि उनको देश छोड़ना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा उनको। और लेकिन ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, अभी स्थिति नाजुक है, बांग्लादेश उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश के आर्थिक तरक्की में शेख हसीना का बहुत बड़ा योगदान है। बांग्लादेश के आर्थिक तरक्की में, बांग्लादेश अगर तरक्की किया है तो उसमें शेख हसीना कि सरकार की योजनाओं का, उनके दृष्टिकोण का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिस वजह से बांग्लादेश में विकास हो पाया। तो देखिए, समय है, समय किसी का नहीं होता है। हो सकता है समय आज आपका है, कल हो सकता है आपका समय खराब हो, समझे। तो कभी भी तानाशाही वाला रवैया तो नहीं ही अपनाना चाहिए। वही तानाशाही वाला रवैया अगर शेख हसीना का नहीं होता तो हमको लगता है कि अभी उन्हें देश नहीं छोड़ना पड़ता। लोग इतने नाराज हैं, लोग इतने आक्रोशित हैं कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा, समझ गए। अब कहां जाकर के छिपी है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत ही आई है, समझ गए। हाँ, जो भी है, और फिर भारत से लंदन जाने का भी उनका प्रोग्राम है। अब क्या पता है क्या है क्या नहीं है। भारत सरकार भी इसका खंडन किया है। ये तो अनुमान ही लगाया जा रहा है कि भारत आई है, भारत से लंदन जाएगी, ये सब अनुमान लगाया जा रहा है। सच क्या है कोई नहीं जानता है, समझ गए। भारत सरकार के लोग सच जानते होंगे। अगर भारत आई होंगी तो मोदी जी, शाह जी निश्चित तौर पर जानते होंगे, बाद बाकी लोग जाने या नहीं जाने, समझे। तो बताइए, एक छात्र आंदोलन में कितना ताकत है, सरकार की गद्दी तक को हिला देता है। छात्र आंदोलन में इतना ताकत है, समझे। तो सबसे ऊपर जनता होता है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। लोकतंत्र जहां है वहां पर जनता है सबसे ऊपर, उससे ऊपर कोई नहीं है। लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जब लोग लंबे समय तक सत्ता में रह जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि बपौती है गद्दी हमारा, और फिर तानाशाही करने लगते हैं, समझ गए। लोग तानाशाही करने लगते हैं।
और उसी का परिणाम है जो ये चीज हुआ है, और इसका भारत के ऊपर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारत का पड़ोसी न है, और इसको बनाने में भारत का तो योगदान है। भारत की वजह से तो बांग्लादेश नामक एक नया राष्ट्र आया है, नया राष्ट्र बना है। इस घटना का भारत के राजनीति पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा, समझिएगा। लिखिए, लिखिएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन लिखिएगा। बीसवीं सदी के 20वीं सदी के 20वीं सदी के 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर में बीसवीं सदी के प्रारंभिक दौर में बंगाल राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था। फुल स्टॉप। बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन को समाप्त करने हेतु बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन को समाप्त करने हेतु बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा।
ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा, प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा, लेकिन 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 बंगाल का विभाजन लेकिन बंगाल का विभाजन लेकिन बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर, लेकिन बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर यानी हिंदू और मुसलमान के आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर यानी हिंदू और मुसलमान के आधार पर, हिंदू और मुसलमान के आधार पर किया गया। किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन इस समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, सॉरी, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन, इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर, 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 एंड्रयू फ्रेजर थे। बंगाल को दो भाग, पूर्वी बंगाल, बंगाल को दो भाग, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, बंगाल को दो भाग, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था। फुल स्टॉप। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल,
पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका वाला, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका वाला, क्षेत्र था। वहीं पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल, इलाका वाला, हिंदू बहुल इलाका वाला क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी। तो वहीं पश्चिमी बंगाल की राजधानी, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता थी। तो वहीं पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिएगा। बंगाल विभाजन के खिलाफ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। बंगाल विभाजन के खिलाफ कलकत्ता के टाउन हॉल में, बंगाल विभाजन के खिलाफ कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को, कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन के खिलाफ इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस, बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन चलाएगा।
कांग्रेस स्वदेशी आंदोलन चलाएगा जिसका लक्ष्य बंगाल विभाजन को रद्द करना, जिसका लक्ष्य बंगाल विभाजन को रद्द करना होगा। फुल स्टॉप। उसी में 7 अगस्त 1905 से ही 7 अगस्त 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गए। 7 अगस्त 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गए। 7 अगस्त 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गए। 7 अगस्त 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गए। अगस्त 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गए। 7 अगस्त 1905 से ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गए। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को सोलह अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। सोलह अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। फुल स्टॉप। इस तिथि को बंगाल वासियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। इस तिथि को बंगाल वासियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। बंगाल के लोग, फुल स्टॉप, बंगाल के लोग सड़कों पर उतरे। बंगाल के लोग सड़कों पर उतरे, गंगा नदी में स्नान किए। गंगा नदी में स्नान किए और एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर एकता को प्रदर्शित किया।
इस दिन बंगाल की सड़कों पर, इस दिन बंगाल की सड़कों पर इस दिन बंगाल की सड़कों पर कई नारे, इस दिन बंगाल की सड़कों पर कई नारे गूंजे थे। इस दिन बंगाल की सड़कों पर कई नारे गूंजे थे। जैसे एक नंबर में, जैसे एक नंबर में बंगाल एक है, बंगाल एक है। दो नंबर में, जैसे एक नंबर में बंगाल एक है। दो नंबर में हमें विभाजन नहीं चाहिए। दो नंबर में हमें विभाजन नहीं चाहिए। तीन नंबर में वंदे मातरम, वंदे मातरम फुल स्टॉप उसी में लिखिएगा, वंदे मातरम फुल स्टॉप उसी में लिखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम ही था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम ही था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम ही था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम ही था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम ही था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक लोकप्रिय नारा वंदे मातरम ही था। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए, तो पढ़िए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए, पढ़िए, पढ़ने बोले हैं।
पढ़ लिए हो, दीजिए तो। है आइए तो। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ है? 1800। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ है? कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी किसने दिया है? किसने दिया है? पंजाब के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसका विरोध करते हुए साइमन कमीशन सॉरी किसके विरोध में जब लाला लाजपत राय ने आंदोलन किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया? साइमन। लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ? 17 नवंबर 1900। किसका स्टेटमेंट है मेरे सिर पर लाठी का किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील साबित होगा? लाला लाजपत राय। द वंदे मातरम, पंजाबी, द विपुल किसकी रचना? लाला लाजपत राय। आगे बताइएगा, बिपिन चंद्र पाल का जन्म कब हुआ? 1800। बंगाल के क्षेत्र से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी द्वारा चलाए गए किस आंदोलन से बिपिन चंद्र पाल सहमत नहीं थे? किस आंदोलन से? इनका निधन कब हुआ है? 1900। अरविंद घोष का जन्म कब हुआ है? अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में उनका नाम आया था। किसकी पैरवी के कारण बच पाए? सीआर। पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम की स्थापना किसने किया? अरविंद घोष। पुडुचेरी में ओरेबिले आश्रम की स्थापना किसने किया? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन सावित्री किसकी रचना है? किसकी रचना है? बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1900। बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया गया? सांप्रदायिक आधार पर। बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया गया? सांप्रदायिक आधार पर। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? 19 जुलाई 1900। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? 19 जुलाई 1900। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एंड्रयू। बंगाल का विभाजन दो वर्गों में हुआ था, पूर्वी बंगाल और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था, इसकी राजधानी पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था, इसकी राजधानी कहां? बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस की बैठक कहां बुलाई गई? कोलकाता के टाउन हॉल। कोलकाता के। बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस की बैठक कहां बुलाई गई? कोलकाता के। बंगाल विभाजन के खिलाफ कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब से शुरू हुआ है? 7 अगस्त 1900। स्वदेशी आंदोलन कब से शुरू हुआ है? 7 अगस्त 1900। बंगाल विभाजन लागू कब हुए? 16 अक्टूबर 1900। 16 अक्टूबर 1900। बंगाल के लोगों ने 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया? शोक दिवस। आगे बताइएगा कि बंगाल विभाजन के दौरान हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान अनेकों नारे लगाए गए, उसमें सबसे लोकप्रिय नारा वंदे। चलिए ठीक, लड़की लोग निकलिए इधर से। काट दीजिए।